कि कलयुग में तच्च अनुदिनम धर्म, कलयुग में धर्म, सत्य, शौचम, क्षमा, ये आयु, बलम, स्मृति सब कुछ कम हो जाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि क्योंकि सब लोग लोग ये कहते हैं कि कम इसलिए हो जाएंगी क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, पॉल्यूशन है, वो सब तो एक फैक्टर है ही। खाना सही नहीं है, हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है पाप। सब लोग इतने पाप में इतने एंगेज्ड रहेंगे कि जब पाप करते हैं तो उससे हमारी लाइफ ड्यूरेशन, मेमोरी सब कुछ कम हो जाती है। अब वो फैक्टर तो इंक्लूड नहीं करते साइंटिस्ट और मॉडर्न लोग, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में मेजर जो फैक्टर है वो पाप को माना गया है, जो कि अनसीन है ही नहीं। इनफैक्ट अगर हम वैसे भी देखें, अगर हम सेंसेस भी देखें तो अपना थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी लगाएं तो हमारे जो ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स ज़्यादा लंबा जीते थे। यू कैन, आप देख सकते हो नहीं, हमारी दादी की मम्मी और नानी की मम्मी बिल्कुल हेल्दी और 80 ईयर्स तक। मेरी एक दादी की मम्मी थी, पता नहीं क्या उनकी मौसी जो भी थी, या दिलशाद गार्डन में रहती थी, तो हम मिलने गए थे, बस 80 ईयर्स, बहुत साल पहले है। मेरी दादी तो 92 में थी। सो वो और वो पता नहीं उसकी एज क्या थी, 80 ज़्यादा ही होगी, 86 होगी, 86 90 होगी, तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक, कोई कैटरैक्ट नहीं, कुछ नहीं, एक सुई को भी देख सकती थी दूर से। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा कि ऐसा क्या तुम्हारी आइट साइट ठीक है? कहती मैं रोज़ अपनी आंखों में गंगा जल डालती हूँ। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? वो कोई मेडिसिन तो है नहीं, बट एक पायस लाइफ होती थी लोगों की, पायस लाइफ और थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ भी थी। सो पाप जो होते हैं, पापों की वजह से लोगों का आयु, एज, हाइट सब कुछ कम हो रही है, मेमोरी कम हो रही है। और कलयुग में आप पाप ना भी चाहो तब भी करना ही पड़ेगा, आप इम्प्लीकेट तो हो ही जाओगे। इनफैक्ट शास्त्र में भी लिखा है कि अगर आप कोई पाप नहीं कर रहे मगर पाप जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे रह रहे हो तो उसका 1/8 सिन आपको लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आप अगर दिल्ली में रह रहे हो और आप बिल्कुल पायस हो, फिर आपको 1/8 सिन दिल्ली का लेना ही पड़ेगा। यू कांट हेल्प इट आउट, क्योंकि सब लोग इतने गंदे हैं, सब लोग एटमॉस्फेयर भी होता ही है नहीं, एक स्ट्रेस तो है ही यहाँ पर हवा में। सो इफेक्ट हो जाता है व्यक्ति उन चीज़ों से। ये तो एक जनरल बता रहे हैं कलयुग में क्या हो रहा है। अब वो स्पेसिफिक जा रहे हैं व्यासदेव, एग्जैक्टली कलयुग में क्या होगा, सिम्टम्स क्या है, और आप सुनोगे तो एग्जैक्टली यही चल रहा है। वित्तमेवा कलौ नृणाम जन्म आचार गुणोदया, सिर्फ धन से लोगों का अच्छा जन्म माना जाएगा। तो धनी होगा उसका फर्द अच्छा है और अच्छी फैमिली से है, जो पुअर है वो अच्छी फैमिली से नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण कुल से क्यों ना हो, चाहे वो पायस कुल से क्यों ना हो, ही इज नॉट गुड। उसका जो जन्म आचार गुणोदय, आचार मतलब बिहेवियर, जो अच्छा आदमी है, जो अमीर है उसका बिहेवियर अच्छा है, जो गरीब है चाहे वो अच्छी तरह बिहेव करे फिर भी उससे कोई बात नहीं करेगा, उससे सब हेट करेंगे। और गुणोदया, जो अमीर है उसी में अच्छी क्वालिटीज़ मानी जाएंगी, जो गरीब है उसमें अच्छी क्वालिटीज़ नहीं मानी जाएगी। धन से ही सब कुछ बेसिकली मैपिंग होगी। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव भी, और धर्म और न्याय की व्यवस्था बल से की जाएगी। माइट इज राइट, बस यही है। इस कलयुग में आपको कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कोई एविडेंस नहीं चलेगा। जो पावरफुल है उसको जस्टिस मिलेगा, जो पावरफुल नहीं है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। यही हो रहा है, नहीं यही है। अगर आपके अप्रोच है, आपका सब कुछ है तो काम हो जाएगा। आपके अप्रोच नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है तो आप बैठे रहो, आप चाहे अपने पूरे एविडेंस और लॉजिक्स लेके बैठे रहो, कोर्ट में चले जाओ तब भी हार जाओगे, क्योंकि पावर है। अप्रोच से सब कुछ होगा, बेसिस ऑफ वन पावर। हाँ, यही हो रहा है। दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु, लोग साथ में रहेंगे शादी करके नहीं। दाम्पत्य तो चलो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप होगा वो केवल रुचिर हेतु, वो केवल सुपरफिशियल अट्रैक्शन के हिस्से होगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन, बस इतना ही है। उससे डीप
कोई रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ में होगा ही नहीं। यही हो रहा है नहीं। उसके आगे भी कह रहे हेतुर माया एवं व्यवहारिके, और व्यवहारिक मतलब बिजनेस में कौन आगे बढ़ेगा? जिसको माया करनी आती है। माया मतलब झूठ, चकारा और डिप्लोमा, वो बिजनेस में आगे बढ़ेगा। आप कलयुग में बिजनेस शरीफ होके कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अवंती ब्राह्मण जो है, अवंती ब्राह्मण ने पैसे का जो लोभ है, उसके पैसे के लोभ के 15 डिफेक्ट बताए हैं। सबसे पहला डिफेक्ट जो बताया वो है चोरी। अगर कलयुग में पैसा कमाना है तो आपको चोरी तो बड़ा वर्ड हो गया। चोरी का कोई टेक्निकल वर्ड क्या होगा? नहीं, वो टेक्निकल वर्ड नहीं है। फिर तो टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे चोरी को? आपको पता होगा बिजनेस में। स्मार्ट बनना पड़ेगा है। नहीं, मैं कोई टेक्निकल वर्ड चाहता हूँ जिससे पता भी नहीं लगे कि आप चोरी कर रहे हो, बट एक्चुअली आप चोरी कर रहे हो। स्मार्ट तो चलो एक जनरल टर्म हो गया, पता नहीं बिजनेस वाले कुछ कहते होंगे, कुछ टर्म होता होगा, आप तो पता नहीं यार, समथिंग। दैट्स नॉट अ गुड वर्ड। देयर हैव्स टू बी अ गुड वर्ड फॉर अ बैड थिंग। उसको कहते हैं, तभी टेक्निकल वर्ड बनाए जाते हैं। नहीं, टेक्निकल वर्ड बनाए इसलिए आता है कि गंदी चीज़ अच्छी लगने लगे। यही है माया। जिसको माया करनी आती है उसका बिजनेस ऊपर बढ़ेगा। जिसको माया नहीं करनी आती, धोखाधड़ी, अगर वैसे कहो हेरा फेरी नहीं करनी आती, उसका बिजनेस नहीं। क्यों? ऐसे ही है ना, बिना हेरा फेरी के तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। आपको करनी पड़ेगी। टैक्स में तो करोगे ही, उसमें कैसे बच जाओगे? स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च ही रतिर विप्रत्वे सूत्रमेव ही। और किसी की स्त्रीत्व मतलब वुमेनलीनेस और मैनलीनेस, उसका वो ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ वुमेन। पहले ज़माने में कहते थे वो आदमी है, कैसे उसके कैरेक्टर से पता लगता था। नहीं, अब वो रियली में वो मैन है, वो कैसे पता लगेगा? वो कि वो ज़्यादा सेक्सुअल है तो ठीक है, ही इज़ अ मैन। और फीमेल भी अगर ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है तो हाँ, ये ठीक है। विप्रत्वे सूत्रमेव ही। और ब्राह्मण वो होगा जो केवल सूत्र पहनेगा, धागा पहन लिया तो ब्राह्मण है। यही है, हुआ ही है। अब ये इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब इससे पूरी की पूरी एक फिलॉसफी शुरू हो गई कर्मकांड। पंडित लोग थ्रेड पहन लिया तो ब्राह्मण है, और इसलिए बुद्धा को आना पड़ा। बुद्धा ने फिर इसका रिवोल्ट किया कि तुम नॉनसेंस हो। गुरु नानक जी ने भी इसका रिवोल्ट किया। बहुत ज़्यादा सिखिज्म में तो बहुत रिवोल्ट है इस थ्रेड का, ब्राह्मणों का। तो क्योंकि ये इतना रैम्पेंट हो गया था, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि थ्रेड से ब्राह्मण होंगे। शिला प्रभुपाद एक बार जुहू में थे, तो शिला प्रभुपाद बैठे हुए थे, तो पता नहीं जुहू में था, एग्जैक्टली जुहू में ही था, तो मैंने बताया भी था। तो प्रभुपाद का माइक टूट गया था। एक डिवोटी सबसे आगे बैठा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि कोई धागा दो, बांध लेते हैं उसको। ऐसे ढीला हो गया, वो सब ढूंढ रहे पूरे टेम्पल हॉल में। तो बाहर डिवोटी बैठा था, तो ब्राह्मण इनिशिएटेड, ब्राह्मण थ्रेड था। प्रभुपाद ने कहा तोड़ के दे दो मुझे। वो कहता है ये क्या हुआ? प्रभुपाद मेरा ब्राह्मण थ्रेड है। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस, इस ब्राह्मण थ्रेड का यूज़ है सर्विस में, वो फ़ायदा है। लटका के घूमते रहोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। भक्ति साधक ठाकुर तो जब पैदा हुए थे तो अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे थी, नहीं, उनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी गले में ऐसे थी, और ऐसी थी ब्राह्मण थ्रेड की तरह। ऐसा भी होता है। सो ब्राह्मण थ्रेड से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण व्यक्ति बनता है किससे? ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण। कल भी मगर ऐसा दिखावा। लिंगम एवं आश्रम ख्यातऊ, किसी भी आश्रम की पहचान उसकी ड्रेस से होगी। आपको ब्रह्मचारी कौन माना जाएगा? जिसने ये ड्रेस पहनी है। जिसने ड्रेस पहनी वो ब्रह्मचारी नहीं। सन्यासी कौन माना जाएगा? जिसने सन्यासी ड्रेस पहनी है, डंडा पकड़ा है। अगर नहीं पकड़ा तो वो सन्यासी नहीं है। लिंगम मतलब समझते हो ना? ड्रेस कोड, साइंस, उससे पता लगेगा कि भाई कौन सा आश्रम है। आश्रम में उसकी क्या गुण है, क्या कर्म है, उससे कोई नहीं, किसी को लेना देना नहीं है। इट्स ऑल ड्रेस। अन्यापत्ति कारणम। और ड्रेस के लोभ से ही लोग अलग अलग आश्रम में जाएंगे। कोई ब्रह्मचारी है, वो कहेगा मुझे सन्यास बनना है, क्यों? क्योंकि मेरे पर डंडा आ जाएगा, मेरी ड्रेस ऐसी हो जाएगी। नहीं, मैं वाइट से मैं सैफरन में आ जाऊंगा। यही सब सोच के लोग डिसीजन लेंगे आश्रम चेंज करने के। ये सोच के कोई डिसीजन नहीं लेगा कि मेरी क्या एलिजिबिलिटी है, मेरा क्या मेंटल स्टेटस है, मैं सन्यास के लायक भी हूँ या नहीं हूँ। पोस्ट के लिए और
पावर के लिए लोग और ड्रेस के लिए लोग आश्रम चेंज करेंगे। आवृत्ति न्याय मतलब आपने इस्कॉन में भी थोड़ा सा ऐसे ही नहीं, लोग ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं लेते। लोग क्यों लेते हैं? थ्रेड। आप पूछो कि ब्राह्मण इनिशिएशन क्यों चाहते हो? नहीं एक्चुअली क्या है, थोड़ा कई लोग तो कहते हैं हाँ थोड़ा हम टेम्पल जाते हैं, लोग हमें जूनियर समझते हैं सीरियसली ऐसे ही कहते हैं। तो ब्राह्मण इनिशिएशन लेंगे तो हम थोड़ा सीनियर हो जाएंगे, फिर तो थोड़ा लोग हमें बोलना बंद कर देंगे। अभी लोग बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिडिकुलस, लॉजिक नहीं। या लोग कहते हैं ब्राह्मण इनिशिएशन इसलिए लेंगे क्योंकि उससे लेने से हम और एडवांस कर जाएंगे, अभी हम फर्स्ट इनिशिएशन है। मगर एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। इनिशिएशन एक बहुत फॉर्मेलिटी है। ब्राह्मण इनिशिएशन तो वो उसकी हो, आपको ब्राह्मण इनिशिएशन लेनी है तो हरे कृष्णा चैंटिंग में रियलाइजेशंस लाओ, नॉलेज बढ़ाओ, तो आप ब्राह्मण इनिशिएटेड हो। सो बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आवृत्ति न्याय दौर्बल्यम, अगर तो वो लिख रहे एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा है हिंदी में, आवृत्ति नहीं होगा, ये होगा अवृत्त्या। अवृत्त्या न्याय दौर्बल्यम। अगर कोई कमा नहीं रहा होगा पैसे, कोई गरीब होगा, तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेंगे, चाहे उसकी ओपिनियन बहुत अच्छी हो, चाहे उसकी ओपिनियन बहुत न्याय संगत हो, उसकी ओपिनियन कोई भी नहीं लेगा। जिसके पास पैसे हैं उसकी ओपिनियन मानी जाएगी, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी ओपिनियन नहीं मानी जाएगी। पांडित्य चापलम बचा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पांडित्य चापलम बचा, पांडित्य किसकी मानी जाएगी, स्कॉलरशिप किसकी मानी जाएगी? चापलम बचा, जो बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। जकलिंग ऑफ वर्ड्स नहीं, चापलम मतलब होता है जो वर्ड्स को पुट करने में बहुत एक्सपर्ट है। और यही हो रहा है नहीं, मतलब यूट्यूब में किसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं? जिसको बोलना अच्छा आता है भाई बात तो वही है, बट आप पुट अच्छा कर दो, बोल अच्छा दो। और मतलब ऑफ कोर्स बोलने में पता क्या होता है, एक पहले कला होती थी सोफिस्ट्री कहते थे पहले। ग्रीक्स में एक कला होती थी बोलने की, सिखाते थे, स्कूल होता था सोफिस्ट्री, तो बोलना सिखाते थे, उसको बोलते थे ओरेशन। पता नहीं उसका जो फेमस ओरेटर कौन था, ये जो क्रिश्चियन जो आपका थॉमस ऑगस्टीन, वो भी फेमस ओरेटर था। तो ये सारे ओरेटर्स थे, तो स्कूल्स होते थे कि सीख सकते हो आप बोलना कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल होता था, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी स्कूल से सबसे ज़्यादा फीस होती उसकी। पता है क्यों होती थी सबसे ज़्यादा फीस उसकी? आपको कि बोलना क्या सीखना है, बोलना ही तो है, उसमें क्या सबसे ज़्यादा फीस होनी है? आजकल मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है, और ठीक है समझ आता है कि लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है समझ आता है, यू नीड ब्रेन्स। अब आप अगर मान लीजिए मार्केट में जाओ और कोई लिखा होगा बोर्ड में आपको बोलना सिखाते हैं और उसकी फ़ीस कितनी, 1 लाख रुपए पर महीना, ये तो मेडिकल से भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों था? सोचने वाली बात है। नहीं क्यों? जो बोलने वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर में पेशे में भी आगे बढ़ेगा जो बोलने मानेगा। वो इसलिए लेते हैं कि हमें इतना देगा, उससे ज़्यादा कमा पाएंगे, हम जो सिखाएंगे उनको। क्योंकि पता है, क्योंकि मतलब आप अगर उनसे पूछोगे, मतलब आप उनसे पूछोगे तुम इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको बोलेंगे, अगर आप रिकॉर्ड्स देखो, सोफिस्ट्री के रिकॉर्ड्स देखो, तो वो आपको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे देखो भाई, हर प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है बोलना। लॉयर्स को क्या आना चाहिए? बोलना। और फिर पॉलिटिशियंस को क्या आना चाहिए? बोलना। बिजनेसमैन को क्या आना चाहिए? बोलना। तभी तो अपना बेच पाएगा कस्टमर को। तो जब हर प्रोफेशन में बोलना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा फीस हमारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बोलना ही नहीं आएगा तो प्रोफेशन तुम्हारा बढ़ेगा कैसे? और उससे ज़्यादा थी सबसे इम्पोर्टेंट, पहले ज़माने में क्या होता था, किंग्स होते थे, तो किंग्स के मिनिस्टर्स होते थे जो उनको रिप्रेजेंट करते थे। उसमें क्या चाहिए? उसमें बोलना ही चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, तो इसलिए फीस होती थी। और इनफैक्ट अगर वैसे देखा जाए तो विदुर जी भी ये कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट विद्या बोलना है। क्योंकि जो वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि जो कोकिल है और कौवा, अगर कौवा बहुत इंटेलिजेंट है तब भी उसकी कोई नहीं सुनेगा, है नहीं, कौन सुनेगा? वो क्या करता रहेगा। कोकिल अगर मूर्ख भी है तब भी सब उसको अपने घर में लाएंगे, रखेंगे और उसकी मधुर आवाज़ सुनेंगे। तो विदुर जी यही कह रहे हैं, कोई भी काम होगा आपका,
उसमें 80% डिपेंड करेगा आप क्या बोल रहे हो। मतलब आपका कोई इंटरव्यू भी होता है, आप इंटरव्यू देने जाओ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन है। आप चाहे कितनी डिग्री दिखा दो, क्योंकि बोलने से क्या पता लगता है? कॉन्फिडेंस। लोग कॉन्फिडेंस ही तो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ना देखते हैं किसके पास क्या डिग्री है। कम्युनिकेशन से फ़र्क पड़ेगा। MBA में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? बोलना। डॉक्टर में भी सबसे इम्पोर्टेंट बोलना ही है बाय द वे, क्योंकि बोलने से आप पेशेंट की आधी बीमारी ठीक कर सकते हो। मेरे जो नाना थे वो बहुत फेमस डॉक्टर थे चांदनी चौक में, पता नहीं क्या नाम था, प्रेम ताऊ जी, पता नहीं, मदर बता दी थी, बहुत फेमस है। तो मैंने ऐसे ही पूछा था मदर से कि ये इतने फेमस क्यों है, जबकि वो सारे पेशेंट को बोलते थे खिचड़ी खाओ, जो भी पेशेंट आए खिचड़ी, उनका फॉर्मूला था, सारा खाना बंद करो, खिचड़ी शुरू कर दो, और सब ठीक हो जाते थे, जो दवाई देते ठीक हो गए। तो मगर मेरी मदर बता रही थी कि वो बोलते ऐसा था कि पेशेंट अपने आप ही आधा सही हो जाता था और अपने आप दोबारा आता था कि भाई ये ठीक है, मतलब अच्छी तरह बोलते हैं। और ऐसे ही होता है, नहीं आप किसी भी शोरूम में जाओ, जो अच्छी तरह बोलेंगे हमारा मन करेगा हम जाएँ, जो ऐसे कहेगा भी कर ले, मन नहीं करेगा। और ऑफ कोर्स प्रीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बोलना। वो तो चलो है ही। और बोलने में क्या है, और ये ऐसा नहीं है उन्होंने नई कोई कला निकाल दी बोलने की, वे 5000 साल पहले ग्रीक में उसने सोचा अभी मैं बोलना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक विद्या है बोलने की, जिसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है उसका नाम क्या है? ग्रीक में तो सोफिस्ट्री बोलते थे, वेदों में क्या बोलते हैं उस विद्या को? किसी को आइडिया? संभाषण तो मॉडर्न वर्ड है, वो तो चलो तो लैंग्वेज सिखाने के लिए। वाक्पटु नहीं, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? शिक्षा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये 6 चीज़ें गुरुकुल में पहले 6 सब्जेक्ट सिखाते थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, मतलब व्याकरण सिखाया, कल्प मतलब यज्ञ कैसे करना है, मंत्र कैसे करने हैं, और फिर शिक्षा मतलब बोलने, सोफिस्ट्री, उच्चारण। हर शब्द बोलने में सिर्फ ये नहीं कि आपको शब्द घुमाना आना चाहिए, बोलने में शब्द बोलना भी आना चाहिए, क्लैरिटी स्पीच में। कई लोग बोलते हैं ऐसे, आप स्पीच क्लियर नहीं है, वर्ड खा जाते हो बीच बीच में, तो ऐसे कई बहुत लोग होते हैं स्पीच क्लियर नहीं होती, तो हर वर्ड सही से बोलते हैं, मुंह खोल के, क्लैरिटी। सो शिक्षा होती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष विद्या भी सिखाते हैं कि भी किस टाइम यज्ञ करना है, किस टाइम मंत्र बोलना है, किस टाइम नहीं बोलना, वो भगवान का काम कर रहे हैं ना। निरुक्त मतलब संस्कृत ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी व्याकरण के साथ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, मैंने अभी तो बोला था छंद। हाँ, छंद मतलब होता है कि उस मंत्र को किस मीटर में बोलना है। अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप, जैसे गीता में हम अनुष्टुप छंद बोलते हैं, त्रिष्टुप छंद भी है उसके अंदर। तो कहाँ तोड़ना है, कहाँ करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है बेसिकली। अब वहाँ वेदों में फुल स्टॉप कॉमा तो है नहीं, तो कैसे पता लगेगा? तो छंद बता देते हैं, भी 8 लेटर बाद अब रोक दो, कॉमा लगा दो, 12 लेटर के बाद फुल स्टॉप लगा दो। तो अनुष्टुप छंद में 8 लेटर के बाद कॉमा लगाते हैं, 16 लेटर के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर 8 के बाद कॉमा, फिर 16 के बाद, ऐसी है ना। तो उसमें थी शिक्षा, जिसको हम अगर आप विकिपीडिया देखोगे तो उसमें शिक्षा को बोलते हैं फोनेटिक्स कहते हैं। हर शब्द कैसे प्रॉपरली बोलना है, तो कला होती थी। बट कला तो पहले से ही है, ऐसी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि कलयुग में इस कला का मिसयूज़ होगा। कला खराब नहीं है अपने में, मगर मिसयूज़ खराब है। तभी कह रहे पांडित्य चापलम वचः, मिसयूज़ करेंगे, बोलने की कला को यूज़ करेंगे। चापलम होता है ट्रिक करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, और उसी से उसका पांडित्य, उसी से उसकी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस आनी चाहिए। बस यही है ना। तो कितने लोगों को बोलना आता है और मिसयूज़ करते हैं, और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मैसेज चाहे कुछ भी ना हो, बट फिर भी हाँ यार क्या बात है, नहीं लोग तो है भी बेवकूफ़। सो दैट्स हाउ इट गोज़। कलयुग में ऐसा ही है। इसलिए कभी भी अगर आपको कुछ क्या कहते हैं, कभी भी अगर आपको
प्रीचिंग करनी है तो क्या होना चाहिए? हाँ, प्योरिटी इज़ फोर्स। सबसे पहले प्योरिटी इज़ फोर्स। स्पीच तो चलो ठीक है, मगर स्पीच मेन चीज़ नहीं है। अगर आप स्पीच में ट्रिक करोगे तो व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बोलो, मगर वो मेन चीज़ नहीं। मेन चीज़ है प्योरिटी। तो उससे व्यूज़ शायद कम आए, मगर लोग सिंसियर लोग ज़्यादा आ जाएंगे। दैट्स द होल पॉइंट। बट अगर आपको बोलना भी आता है तो अच्छा है, नॉट अ बैड थिंग। आई मीन टू से यू कैन ऐड टू इट, बट प्योरिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते आप स्पीच से, या प्योरिटी नहीं है कंटेंट को। बेसिकली प्योरिटी तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते आप स्पीच से। देखो बोलना आता है, कंटेंट उड़ गया, मैसेज उड़ गया, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक अगर आपको बोलना सीखना है तो आप लोग यूट्यूब पे एक चैनल पे जा सकते हो, उसका नाम है, मतलब वो देख लेना, वो बहुत अच्छा है। यू शुड ऑल सी इफ़ यू वांट टू प्रीच। कुछ बेसिक लेवल तो होना चाहिए ना बोलने का, मतलब बेसिक तो होना ही चाहिए। क्या है उसका नाम, मैं बताऊंगा, अलग से बता दूंगा मैं आपको, भूल गया मैं नाम। बहुत अच्छी एडवाइसेस हैं, और उसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, बोलने के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पूरा फोरम ही है वहाँ। लोग स्पीचेस देते हैं, बोलते हैं, और उनको जो बेस्ट स्पीकर होता है फिर उसको अवार्ड मिलता है। एग्जैक्टली उस स्कूल का नाम बोलिए, देयर इज़ अ स्कूल, यू कैन हैव अ लुक देयर। ओके, अनाढ़त्य व आसुधत्वे, जिसके पास पैसे नहीं है उसको लोग साधु नहीं मानेंगे, साधु उसी को मानेंगे जिसके पास पैसे हैं। मतलब ऑफ कोर्स नहीं, अगर आप गंदी ड्रेस पहन के चले जाओ, कौन सुनेगा? आप चाहे बेस्ट साधु हो, फिर भी आपको एक अच्छी ड्रेस पहननी पड़ेगी, थोड़ा शेप भी होना पड़ता है, मतलब आपको कोई सुनेगा ही। आप कर लो, आप सुना लो आप। तो पैसे से लोग समझेंगे कि वो साधु है। कोई गरीब होगा तो चाहे कितने साधु है उसको साधु, गरीब मतलब यहाँ पर वेल ड्रेस नहीं है। वैसे अगर जो व्यासदेव थे, व्यासदेव जब अम्बा के पास आए थे, अम्बा थी ना, अम्बा के लिए किसने बंद कर लिया था आँख किसने बंद किया था? अम्बालिका अम्बा थी ना, तीनों में से। आई थिंक अम्बा चली गई थी ना, अम्बा शायद चली गई थी, और किसी एक ने आँख बंद किया था, नहीं अंबिका ने, किसने, हाँ शायद उसने किया होगा। तो आँख बंद करने से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुआ है, उसने आँख पता है क्यों बंद किया था? महाभारत में आता है क्यों किया था, क्योंकि जब व्यासदेव एंटर किए, नहीं तो व्यासदेव की जो लुक थी वो देख के डर गई, क्योंकि व्यासदेव की जो भागवतम आता है कि व्यासदेव कैसे नज़र आ रहे थे, बंद हो गया। दूसरा देना है इसमें, मेरा टैबलेट दे दो प्लीज़। तो एक दिन बैठे रहो, ठीक है। तो व्यासदेव कैसे नज़र आ रहे थे? व्यासदेव नज़र आ रहे थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, पूरे काले, उनका रंग कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है, और पूरे धूल लगी हुई थी, नेल्स इतने बड़े बड़े हो रखे थे पूरे गंदे से, और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि जंगल में रहते थे। वो डर गई, पूरी डरी गई। तो उसने तो आँख बंद कर ली। फिर उन्होंने बोला कि भी तो किसने, सत्यवती ने बोला दूसरी से कि भाई तू आँख बंद मत कियो। तो उसने कहा ठीक है, नहीं करूँगी। और पहली वाली में बता दिया तेरे होश उड़ जाएंगे अगर तूने आँख बंद नहीं की। तो उसने कहा ठीक है, उसने आँख खोली तो उसका रंग ही उसका उड़ गया रंग। तो कौन पैदा हुआ? तो पांडु पैदा हुए। फिर उसके बाद एक दासी आई थी, उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, उससे कौन हुए थे? विदुर जी। दैट्स हाउ इट वेंट। सो पहले ज़माने में तो साधु उन्हीं को मानते थे जो अच्छी तरह कपड़े नहीं पहनते थे, जो गंदे रहते थे। नहीं, जब हम छोटे थे ऐसी तो हम तो जो ऐसे ही रह रहा है जटाओं के साथ ऐसे गंदा, तो लगता था यार ये मेरा की अच्छा है, जो अच्छी ड्रेस पहन के पहना है वो ढोंगी होगा, ऐसी लगता था। अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। साधुत्व दम्भा ये बतू। और साधु किसको मानेंगे? जिसमें दम्भ होगा। दम्भ मतलब, वैसे तो यहाँ पर अहंकार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हिपोक्रेसी। साधु उसको मानेंगे जो हिपोक्रेट है, जो बाहर से दिखाने में बहुत एक्सपर्ट है, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो पीछे स्क्रीन के,
बाहर से वो एक्सपर्ट है, प्योर है, सबको आशीर्वाद दे रहा है, हाँ भाई रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बाबा जी है, अब ऐसे ही है नहीं, और यही चल रहा है, और यही चल रहा है। स्वीकार एवा च उद्वहे, और ये आ गया, लो स्वीकार एवा च उद्वहे, यही हो रहा है। मैरिज कैसे होगी? कोई विवाह संस्कार नहीं, कुछ नहीं, आजकल के लिविंग रिलेशनशिप वही है मैरिज, बस कह देंगे साथ में रहेंगे और साथ में रहना शुरू कर देंगे। स्वीकार एवा च उद्वहे, मैरिज विल बी अरेंज सिंपली बाय वर्बल एग्रीमेंट, वो लिविंग रिलेशनशिप ही है, आइए लो ठीक है हम साथ में रहेंगे, रहो, वही मैरिज है, अपना चल रहा है, जब छोड़ना है छोड़ के चले जाओ। स्नानम एवं प्रसाधनम, लोग सोचेंगे कि वो शुद्ध हो गए और क्लीन हो गए अगर वो स्नान कर लेंगे, स्नान करने को ही लोग क्लीनिनेस मानेंगे। वैसे अगर कोई कहे ठीक है मैंने स्नान कर लिया, मैं क्लीन हो गया, तो अच्छा ही है ना, ठीक है फिर मैं पब्लिक में आ सकता हूँ। मगर भागवतम कह रही नहीं, स्नान करने से आप क्लीन नहीं होते। किससे क्लीन होते हैं? कम्प्लीटली। स्नान तो 50% चीज़ है, 50% और क्या बचा? हाँ भगवान की आदत, चलो आचरण तो ठीक है, वो मतलब मैं कोई, वो तो सब्जेक्टिव हो गया ना अंदर, ठीक है आपको बाह्य अंतर सूची, स्नान अगर मन भी शुद्ध होगा तो आप स्नान माना जाएगा, बट एक्सटर्नली भी स्नान से पूरा शुद्ध नहीं हो गए, क्योंकि कुछ और चीज़ भी होती है जिससे पूरा शुद्ध माना जाता है व्यक्ति को। क्या चीज़ है वो? तिलक लगाना। यस, तिलक लगाना शरीर पे, उससे कंप्लीट स्नान होता है, अदरवाइज व्यक्ति को स्नान किया नहीं माना जाएगा, चाहे आप 1000 बार नहा लो, उसको शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि भी लोग मियरली नहाने को समझेंगे कि मैं शुद्ध हो गया, वो नहीं हुआ शुद्ध, इज़ नॉट। पहले ज़माने में सब तिलक लगाते थे बाय द वे, आप साउथ में जो अभी भी सब तिलक लगाते हैं, साउथ में सभी तिलक लगाते हैं, चाहे वो चलो राख का लगा ले, कुछ लगा ले, कुछ ना कुछ तो उसके सर पे होगा ही होगा। स्त्रियों की तो बिंदी होती थी, देयर हैज़ टू बी समथिंग। नहीं नॉर्थ में भी लोग पहले तिलक, नॉर्थ में तो चलो नहीं, मुझे नहीं लगता, नॉर्थ में तो हमारे बचपन से तो था नहीं, नॉर्थ में नहीं था, पहले लगता था, पहले किंग्स लोग लगाते थे तिलक। शिवाजी का देखो, उनके तिलक लगता था, पता है वो मराठा, उनके भी सूर्यवंशी राम, उनके तिलक होता था। सो पहले डायनेस्टीज का तिलक होते थे जो लगाते थे, माथा खाली नहीं छोड़ते थे, उसको स्नान माना जाता है। ओके 50% तिलक लगाना है स्नान में, जिसने तिलक नहीं लगाया वो असूची, वो अमूची है, वो सूची नहीं है। अगर आप बिना तिलक के घूम रहे हो घर में, आपको स्नान किए वो नहीं माना जाएगा, आपका पूरा घर कंटेमिनेटेड है, शास्त्र तो है कह रहे, इसलिए नहाते तिलक लगाना चाहिए सबसे पहले। ओके दूरे वारी अयनम तीर्थम, तीर्थ कौन सा माना जाएगा? जहाँ पे लोग नहाने जाएंगे, जहाँ नहाने की जगह है वो तीर्थ है, जहाँ नहाने की जगह नहीं है वो तीर्थ नहीं है। लोग तीर्थ जाते हैं, अभी नहा के आए, नहा के तो नहीं, फिर क्या करके आए हो? नहा के तो आना चाहिए था। दूरे वारी अयनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम, इसका मतलब क्या है? लावण्य मतलब ब्यूटी, केशधारणा मतलब हेयर स्टाइल से ही ब्यूटी मानी जाएगी कलयुग में। इसलिए शास्त्रों ने कहा भाई बाल ही उड़ा दो तुम ब्रह्मचारी साधुओं को, मुंडनम, कलयुग में यू हैव टू क्लीन शेव, अदरवाइज इनफैक्ट जब भी आप तिरुपति बालाजी में जाओ तो सबसे पहले लोग शेव करते हैं, फीमेल्स भी शेव करती हैं, पता है आपको, जगन्नाथपुरी में भी, क्योंकि तीर्थों में जाना मतलब एक सैक्रिफाइस कर रहे हो आप, अपनी क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? अपनी ब्यूटी, अपनी आइडेंटिटी, एक्चुअली लोगों की बाल हो गई आइडेंटिटी हो गई, तो सिर्फ हेयर स्टाइल से लोग मानेंगे लावण्य अपना। उदारम भरता स्वार्थ, और अपने पेट को भरना ही लोग समझेंगे कि ये जीवन का लक्ष्य है। रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो हम लोग वेल सेटल्ड हो गए, यही मानते हैं। नहीं भाई देखो हमारा एक घर यहाँ है, एक घर हमारा वहाँ पर है, 2 घर एक्स्ट्रा है, सैलरी इतनी है, हमारे पैसे मिल रहे हैं और एक स्टेटस है, बस ठीक है, सब वेल सेटल्ड हो गए। पेरेंट्स बच्चों को ही देखना आते हैं ना, हाँ भाई उसका सेट हो गया, सब वेल सेटल्ड है।
ये कलयुग का लक्षण है। वो वेल सेटल्ड नहीं है, वो वेल सेटल्ड नहीं है, वो अनसेटल्ड है माइंड में। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने उसको गलत एडवाइस दे दी और उसका जीवन गलत चला दिया। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, उदरम भरता स्वार्था। रोटी कपड़ा मकान लेना सेटलमेंट नहीं होती लाइफ में। सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव ही, और सत्य कहाँ माना जाएगा? जहाँ पे धार्ष्ट्य हो। धार्ष्ट्य मतलब धार्ष्ट्य मतलब होता है सत्य वहाँ माना जाएगा जहाँ पे लोग कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो, हाँ सच बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा हकला के बोलो, यार झूठ बोल रहा हो, चाहे वो सही बोल रहा हो। उसने बोले धड़ाधड़, हाँ भाई ये थोड़ा ना झूठ है, ये तो सही है। हमें थोड़ा सा की झूठ होगा यार, ये तो यही है ना। हमने धड़ाधड़ बोल दिया, धड़ाधड़, ठीक ही होगा, ऐसे कैसे बोल देगा। सत्यत्वे धार्ष्य में भाई दाक्ष्यम कुटुंब भरणम, और जो अपने फैमिली को चला पाएगा सही से, फैमिली का पेट भर जाएगा, भरेगा फैमिली को, उसको बोलेंगे वो एक्सपर्ट है, दक्ष है। ठीक है यार, अपनी फैमिली को सही चला पा रहा है, फैमिली के लिए पैसे हैं, बच्चों के लिए पैसे हैं, सही है, हाँ ये सही बंदा है, बस ठीक है, ये ठीक है। फैमिली को चलाना लोग दक्ष मानेंगे। फैमिली को तो जानवर भी चला लेते हैं, कौन सी बड़ी बात। चलो पैसे नहीं कमाते वो, बट चलाते तो जानवर भी हैं। वो एक माँ, एक जानवर की माँ भी तो जानवर अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करती है। ऐसे यहाँ पे भी करते हैं हम लोग सब। सो वो एक्सपर्टनेस फैमिली चलाने में नहीं, एक्सपर्टनेस किसमें है? पिता ना पिता स्यात्, माता ना माता स्यात्, श्लोक है नहीं, गुरु ना गुरु स्यात्। क्या पूरा श्लोक है? जो अपने बच्चों को जन्म मृत्यु से ना निकाल पाए, वो माता पिता बनने के लायक है ही नहीं। ऋषभदेव जी कह रहे हैं एक्सपर्ट वो है जो अपने कुटुंब को मोक्ष का रास्ता दिखा पाए, सिर्फ उनका पेट भर पाए, पालन कर पाए, उनकी पैसे दे के एजुकेशन करा दी, वो तो फेल हो गया अब एज अ मदर फादर, या फेल। मगर कलयुग में भी शादी, पैसे कमा दिए, हो गए, सेटल हो गए, शादी कर दी, चलो अभी हमारा काम हो गया। पेरेंट्स को लगता है हाँ ठीक है, हमने अपनी ड्यूटी कर दी। एक्चुअली कुछ भी नहीं किया आपने कुछ भी नहीं किया आपने। अब वो बात अलग है कि आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बात अलग है, लेकिन काफ़ी बार कुछ कर भी नहीं सकते, बट दैट्स हाउ इट गोस। लोग आपको प्रेज़ नहीं करेंगे अगर आपने बच्चों को सेटल नहीं किया। सारे रिलेटिव्स कहेंगे यार अपने बच्चों को कुछ करवा दो भैया, सेटल करा दो, इनके बारे में सोच लो। सारा समाज यही कहता रहेगा, टॉन्ट मारता रहेगा। अब क्योंकि उनकी पॉलिसी है दाक्ष्यम कुटुंबा भरणम। मगर एक साधु स्पिरिचुअल आदमी की पॉलिसी क्या है कि अपने बच्चों को स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ दे, धर्म के रास्ते पे चलाए, तो उसने अपनी ड्यूटी कर दी। बाकी पैसे और सब उसको किस्मत से मिल जाएंगे, वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो होगा हो जाएगा। आपने कितनी चिंता कर लो, आपके मरने के बाद अगर उसके पैसे छीनने हैं, उसके पैसे छीन जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। शास्त्र तो यही कह रहे हैं। मतलब कई लोग के पेरेंट्स मर जाते हैं फिर भी तो बन जाते हैं वो लोग। पेरेंट्स मर गए बचपन में भैया, वो कहीं मामा क्या रह रहा है, मामा ध्यान नहीं दे रहा, उसे पढ़ के IAS बन गया, ऐसा नहीं। आजकल तो पता नहीं कितने लोग दिखा रहे हैं, वो अमीर बन गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो ये कौन था, रिलायंस वाला था जो गरीब, या बिरला कौन था जो गरीब था, इस पर बुक भी लिखी गई है। आदित्य बिरला था कौन था जो बहुत गरीब था, जिसने बहुत मेहनत की बॉम्बे में, पेपर बेचे, कौन था वो? अंबानी नहीं, अंबानी नहीं था, अंबानी था ना। हाँ, जो पेपर बेचता था, बहुत गरीब था ना वो। हाँ बस। तो कोई पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं, खाली घूम रहा है। जिसके पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स है सब कर रहे हैं, मगर उसका बच्चा चपरासी का 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो उन्हें पेरेंट्स ने कौन सा तीर चला लिया। सो इट्स नॉट दैट। अगर कुछ करना है तो अब कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को सही धर्म के रास्ते पे एडवाइस देनी चाहिए। बाकी वो करे तो करे, जो भी करना है उसको करना है, करता रहे। अपनी तरफ से हमें सही एडवाइस देनी चाहिए। यशो अर्थे धर्म सेवनम, और यश और अर्थ पाने के लिए ही लोग धर्म की सेवा करेंगे। धर्म का पालन क्यों करेंगे? कि मैं फेमस हो जाऊं,
या धर्म क्यों करेंगे कि पैसे मिल जाए। यही है ना सारे ढोंगी गुरु, अमीर बनने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए। चैरिटी क्यों करेंगे लोग? फेमस होने के लिए। जो नहीं आपका, ये नहीं आपका, ये कौन था, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बहुत गड़बड़ की थी और फिर उसने अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए चैरिटी करना शुरू कर दी। जैसे तो भाई नेट पे ही है सब कुछ। आज भी आप जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कई स्कीम्स निकालता है कि आप, चैरिटी स्कीम्स होती हैं कि आप अपनी सैलरी का इतना पोर्शन दे दो, 50% जो भी 20%, तो वो 20% और मिला के फिर चैरिटी में कर देंगे अपनी तरफ से। स्कीम्स होती हैं। तो बिल गेट की ओवरनाइट बहुत पॉपुलैरिटी होगी, देखो अच्छा आदमी है, कुछ कर रहा है, ये सब अपनी रेपुटेशन है और कुछ। ये सारी धर्मशालाएं बनती हैं, कौन सा किसको शौक है, समाज सेवा के नाम पे अपनी रेपुटेशन करते हैं। एवं प्रजाभिर दुष्ट अभी, पता है इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इसको पढ़ने से फ़ायदा है कि हम ऐसा ना करें। इसको पढ़ने से फ़ायदा ये नहीं है कि अरे हाँ देखो ऐसा हो रहा है, आप भी वही कर रहे हो, तो आप तो नॉनसेंस है पढ़ना है। मतलब आप सब पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों को ये मत बोलते रहो गलत एडवाइस कि तू पढ़ ले, पैसे कमा ले, सेटल हो जा। बिल्कुल गलत। आप ये मत दो। ये तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कलयुग के लोग करेंगे। अपने बच्चों को आप गाइडेंस दे सकते हो, मगर उनको बोलो देखो टॉप प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए अच्छा चरित्र रखना, सही विचार रखना। ये जो है ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, इस पे तुम मत पढ़ो। हमारी एडवाइस ये, बाकी तुम्हें जो करना करो, मगर हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए लोगों के प्रेशर में आकर। क्योंकि कई मैक्सिमम डिवोटीज ऐसी हो, डिवोटीज तो चलो नाम के होते हैं, डिवोटीज सब ऐसे ही हैं। नहीं, डिवोटी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अरे हाँ देखो भाई अब तुझे पढ़ना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, सेटल होना चाहिए, आगे बढ़, ये कर। उसे पूछो भी तू काहे का डिवोटी है? नहीं अरे प्रैक्टिकल होना चाहिए, सारा समाज ये कह रहा है। आप, मैंने देखा है, मैंने सीरियसली देखा है लोगों के घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। वाइफ कहती है नहीं आप बच्चों को कुछ नहीं कहते, हस्बैंड कहता है तो ऐसा चलता है। या हस्बैंड कहता है, अगर मान लीजिए हस्बैंड नॉन डिवोटी है, वाइफ डिवोटी, तो वाइफ ज़्यादा उसको वो नहीं करती, हम कहते हैं यार तूने तो बिगाड़ दिया, बच्चे को आगे नहीं पढ़ने। इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। सो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करें। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ऐसे स्नान करना, तिलक बिना लगाए स्नान नहीं माना गया, तो आप लोग स्नान करके तिलक लगाओ। ऐसे मत घूमते रहो घर में, क्योंकि उस तिलक लगाए बिना आपका स्नान किया कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो ये हम पढ़ रहे हैं कि हम फॉलो ये सब चीज़ें गलतियाँ ना करें। एवं प्रजाभि दुष्टाभिर आकीर्ण क्षिति मंडले, और दुष्ट पूरी जो क्षिति मंडल क्या होता है? धरती। पूरी धरती दुष्टों से, करप्ट लोगों से भर जाएगी। करप्शन तो है ही। ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृपा। और क्या होगा इस कलयुग में? जो शूद्र होंगे वो टॉप पोजीशन में बैठे होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे वो लो पोजीशन पे चले जाएंगे। हो ऐसे ही रहनी। रिजर्वेशंस, ये सब इतना पंगा उठा भाई, रिजर्वेशंस कर दो ओबीसी और इनके। अब देखो सारी गवर्नमेंट में सारे ऐसे लोग बैठे जिनको आता ही नहीं कुछ। मतलब कंप्यूटर टीचर है, सो कंप्यूटर का कीबोर्ड भी नहीं आता क्योंकि ऐसे ही आ गया, उससे धक्के से आ गया, लोग परेशान हैं। यो बलि भाविता ने कहा प्रजाई लुब्धे राजन ने निगृहणे दस्यु धर्म भी। आछिन्न दारा द्रविना यस्यांति गिरी काननम। प्रजाई लुब्धे राजन ने निर्घृण्य दस्यु धर्म भी। तो ये क्या है आपका? दस्यु धर्म भी। तो दस्यु का मतलब क्या होता है? लुटेरे। इस कलयुग में राजा क्या होंगे? सब लुटेरे होंगे। टैक्सेस लगाएंगे अननेसेसरली, और पब्लिक, उनका काम पब्लिक को सही डायरेक्शन दिखाना नहीं है। उनका काम है उनसे जितने पैसे चूसने चूस लो, और यही हो रहा है, अपना टर्म ख़त्म करो और निकलते बनो। राजाओं का, राजा मतलब पॉलिटिशियंस, उनका काम यहाँ पर होगा। आछिन्न दारा द्रविना यस्यांति गिरी काननम। और वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग तो ये जो जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका बस एक ही काम होगा कि लोगों का पैसा लो और दूसरी स्त्रियों को एक्सप्लॉइट करो। और इससे क्या होगा? यस्यांति गिरी काननम। और इससे लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि लोग माउंटेन्स और फॉरेस्ट में भागेंगे।
अब ये तो आगे कलयुग में आगे होगा, बट आज भी हो ही रहा है। लोग परेशान होकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हिल स्टेशंस, गिरी अरे भैया हो गया चलो, या फार्म हाउसेस में जा रहे हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड तो फिनोमेना ही चल रहा है। अमेरिका में तो 6 मिलियन लोग जॉब छूट गई उनकी पिछले साल, या छोड़ दी लोगों ने। उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट इतना टैक्सेस ले रही है, कुछ इतने लोन्स लेते रहो, इससे अच्छा हम लैंड लेके अपना आराम से नहीं ले रहे। तो बहुत लोग शिफ्ट हो गए लैंड पे। तो वही हो रहा है गिरी काननम। मुझे लगता है गिरी काननम कोई वर्णाश्रम धर्म तो नहीं है वही लग रहा है कि लोग परेशान होकर फिर अपना वर्णाश्रम धर्म में आ जाएंगे लगता तो ऐसे ही है। शाकमूला अमिष क्षौद्र फल पुष्पाष्टि भोजन। लोगों का खाना क्या हो जाएगा? शाक, मीट, हनी, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये खाएंगे लोग मतलब आगे जाकर। अनावृष्टे विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्षकर पंडित पीड़िता। और पूरे कलयुग में भूकंप, सुनामी, फूड शॉर्टेज ये होने लगेगी, जो अभी से हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आगे कलयुग में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ आभास और अभी से चल ही रहा है। नहीं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, खाना कम हो रहा है, इट्स ऑल। वैसे मज़े की बात है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लोग क्या खाना शुरू करेंगे, लोग फल खाना शुरू कर देंगे, हनी पीना, और सीड्स क्या है ये, रूट्स, और मीट पता है क्या है ये नेचुरल डाइट है मुझे तो जानते लगता है नहीं, क्या कहते थे उसको, क्या कहते हैं आजकल, हेल्दी डाइट। नहीं, अब सैलेड्स खाओ, कीटो डाइट, हेल्दी डाइट, सैलेड्स खा लो, फ्रूट्स खाओ, बॉइल्ड खाओ, ये वही शुरू हो गया। मतलब साइंस के नाम पे हो वही रहा है। बल्कि मतलब हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं भैया आराम से खाना वाना पका के घी भी डाल के खा लो बट ये सारी कीटो डाइट, पीटो डाइट और वीगन सब यही है। सब शाक मूल पे रहेंगे हम लोग। नेचुरल हर्बल डाइट, क्या पता नहीं क्या होता है, नेचुरल डाइट, नेचुरोपैथी वाले आगे कहते हैं अभी देखो खाना बंद कर दो, यही है ना, बॉइल्ड खाओ तो हेल्दी रहोगे। दैट्स ऑल। कुछ चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें साइंस करा देती है। साइंटिफिक रिसर्च हुई है, आपको ये करना चाहिए और फिर आप वैसे ही बन जाओगे धीरे धीरे। शीत वाताप्ता प्रवृत्ता हिमेर अन्यता प्रजा। मतलब कई लोग पूछेंगे आपसे कि यार ये जो भागवतम में दिया है कुछ चीज़ें तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, नहीं कुछ अब पढ़ोगे ना, अब तो लोग कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इम्प्रैक्टिकल है, कहाँ हो रहा है, मगर एक्चुअली हो रही है, मगर आपको पता नहीं लग रहा। जैसे वही कलयुग में आगे जाके लोग फ्रूट्स खाएंगे, लीव्स खाएंगे, तो कहेंगे यार कहाँ है, सब खाना वाना तो खा रहे हैं, बट एक्चुअली ध्यान से देखो तो हो रहा है। कीटो पीटो डाइट सब यही है। सो चीज़ें चल रही हैं, मगर क्योंकि साइंटिफिकली हो रहा है इसलिए मैं गलत नहीं लगता। चक्कर ये है, साइंटिफिकली हो रही है इसलिए गलत नहीं लगता। ये आपको ये नहीं कह रहा था, जो कोरोना में नहीं कह रहे थे नेचुरोथेरेपिस्ट की भैया आप बॉइल्ड खाने लगो, कोकोनट वाटर पीते रहो। नहीं, यही है ना, लोगों ने तो खाना ही कम ख़त्म कर दिया है लोगों ने। वेस्ट में तो खाते नहीं, वेस्ट में ये सब खाते रहते, पत्ते और ये सब खाते रहते और मीट खाते हैं। फ्रैंकली वेस्ट में यही हुआ है, वेस्ट में खाना थोड़े ना होता, कोई नहीं खाना खाता, दाल चावल तो उड़ा ही हुआ है। मैक्सिमम ब्रेड चलती है और अपना मीट और सैलेड्स और फ्रूट्स और बॉइल्ड खाएंगे वो, इतनी और कुछ नहीं है वेस्ट में तो कुछ है नहीं। वो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वहाँ। शीत वाताप्ता प्रवृत्ता हिमेर अन्योन्यता प्रजा। और कलयुग में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ग्लोबल वार्मिंग। इस साल तो बहुत गर्मी पड़ने वाली है। बाय द वे कर्नाटक में लोगों को हीट स्ट्रोक शुरू हो गए, पता है मुझे फ़ोन आया था डिवोटी का, हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, लोग बेहोश इस साल। अभी से प्यास लग रही है आप लोगों को, गर्मी तो ऐसी होगी इस साल है, मर गए ना कर्नाटक में। हाँ, इस साल बहुत गर्मी होने वाली है। हिमेर अन्योन्यता प्रजा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, हो ही रही है, नहीं बाढ़ें आ रही हैं, कल पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, कहाँ हो रहा है। शुत्रित भयाम व्याधिविश्चैव, लोग भूख से मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, कोरोना आ गया। संतापस्यन्ते च चिंतया, और चिंताओं से मर जाएंगे। अब आप कहोगे यार ये कहाँ हो रहा है, चिंताओं से मर रहे हैं, हो रहा है कब, क्या कैसे हो रहा है, वही बीपी, हार्ट अटैक्स, यही चल रहा है।
चिंताओं से लोग मर जाएंगे। तो चालू चीज़ें हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो 10,000 साल बाद की बात कर रहे हैं कि चैप्टर रेलिवेंट नहीं है, एग्जैक्टली अभी की बात है। त्रिंश द्विशंति वर्षानी परम आयु कलोड़नाम, मैक्सिमम लाइफ कितनी हो जाएगी? त्रिंश द्विशति वर्षानी, मतलब 3 और 2 50 साल मैक्सिमम लाइफ होगी। हो चुकी है वैसे, नहीं एवरेज लाइफ तो 50 ही होगी अगर आप निकाल लो। मतलब कितने अबॉर्शंस हो रहे हैं? तो ज़्यादा ही हैं? अबॉर्शन काउंट नहीं है। अबॉर्शन तो काउंट कर लो आप, अबॉर्शन काउंट कर लो ना। अबॉर्शंस, एक्सीडेंट्स यंग एज में, अब तो हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, कैंसर भी आ गए लाइन में, तो एवरेज निकालोगे तो 50 ही आ जाएगा। 50 से ज़्यादा ऊपर कौन जी रहा है? अबॉर्शन तो कोई काउंट कर नहीं है ना, वो नहीं कर रहे ना। तो 50 एवरेज तो 50 ही आ गई है। 85 साल जी रहे हैं। अब 50 के बाद अगर कोई जी भी रहा है तो कौन सा सही से जी रहा है? कभी उसके यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, वो आधा तो खत्म ही है उसकी काम। त्रिंश द्विशंति वर्षानी परमायु कलोड़ना। ओके, इसके बाद जो दिखा रहे हैं वो तो चलो ठीक है। क्षीयमानेषु देहेषु देहि नाम कलिदोषता, फिजिकल हाइट और फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी लोगों की। मतलब अभी भी आप गांव में देखो, जो 80-80 साल के बूढ़े हैं 10-10 किलोमीटर चल जाते हैं अभी भी। मतलब मैं तो रहता, हम तो वहाँ पे रहते हैं पंजाब में, गांव में। वो बूढ़ा आता है, वो खेती करने आता है, 60-70 साल का, पूरे दिन काम करता है। हम लोग एक घंटे में थक के बैठ जाते हैं हम लोग। ठंड में निक्कर में घूम रहा था वो, समझ रहे आप? ठंड में, पंजाब की ठंड, जनवरी में निक्कर में, नंगे पाँव पानी में, कुछ नहीं हो रहा उसको। हम तो देखते, हम कहते हैं भैया हमने ग्लव्स पहने हैं, टोपी पहनी है, सब पहना है, फिर भी मरे पड़े हैं। ये बड़ी हेल्दी। एक औरत आती है वहाँ, इतने 90 ईयर्स ओल्ड है वो, 90 ईयर्स ओल्ड, वो सर पे वो नहीं होती घास तूरी, सर पे रख के 10 किलोमीटर चल के जाती है काट के वहाँ से। 90 ईयर्स। हम उसको हम देखते रह जाते हैं, भैया क्या है, क्या कर रही है वो। ड्यूटी की दादी भी तुम्हें जो चित्रकूट में, वो कितने साल की थी? 90 साल की थी। तो सब क्षीण हो रहा है धीरे धीरे। देहिनाम वर्ण आश्रम बताम धर्मे नष्टे वेदा पथे नाम। वर्ण आश्रम धर्म पूरा नष्ट हो जाएगा, हो ही चुका है। प्रभुपाद कह रहे हैं दोबारा एस्टेब्लिश करो। नष्टे वेदा पथे निर्णाम, वेदों का रास्ता सब लुप्त हो जाएगा, सब नास्तिक बन जाएंगे। पाषंड प्रचुर धर्मे, धर्म में पाषंड का प्रचार। पाषंड पता क्या होता है? पाषंड क्या होता है? नहीं, पाषंड होता है नास्तिकता। धर्म वो होगा जो नास्तिक होगा। बुद्धिज्म को लोग रिलीजन कह रहे हैं आजकल, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। रिलीजन का है, नास्तिक है वो। तो लोगों ने आजकल लोगों ने रिलीजन के 2 कैटेगरी रखती हैं, एथिस्टिक और थीस्टिक। बड़ा अजीब सा हो गया। नास्तिक धर्म भी होता है। लो, किसने सुना था भैया आज तक कोई नास्तिक धर्म होता है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारा नास्तिक धर्म है। और जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वहाँ पर कहते हैं अभी रिलीजन को डिफ़ाइन कैसे करें, मुद्दा उठता है। कहते हैं क्यों डिफ़ाइन नहीं, जहाँ भगवान है, कहते हैं नहीं ऐसे भी धर्म है जिसमें भगवान नहीं है तो वो भी रिलीजन है। तो फिर इसमें डिबेट चलती रहती है। हो चुका है। पाषंड प्रचुर धर्मे दस्यु प्रायोशु राजसु, वही राजा सारे डाकुओं की जरूरत नहीं है, सारे पॉलिटिशियन और लीडर्स ही डाकू हैं। चौर्यंत्रिय वृथा हिंसाम नाना वृत्तिषु वैनिषु, जो लोग हैं फालतू में चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, हिंसा करेंगे और ऐसी चीज़ें करेंगे, और इन लोगों की बाकी लोग प्रशंसा करेंगे। शूद्र प्रायशु वर्णेशु, सारे वर्ण क्या बन जाएंगे? शूद्र वर्ण। कलौ शूद्र संभव हो, ये अच्छा है। शूद्र छाग प्रायशु धेनुषु, सारे गाय क्या बन जाएंगी? छाग, मतलब तो जैसे वो बकरी नहीं होती, छोटे हो जाएंगे। इनफैक्ट एक्चुअली गायों की हाइट छोटी हो रही है बाय द वे, क्योंकि आप जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले की बैल देखोगे ना, बहुत लंबे चौड़े होते थे।
अभी के बैल देखो बहुत छोटी हाइट होती है उनकी, कंपैरिजन आप देख लो। आप पता नहीं आप लोगों ने बैल देखे नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। हमारे पद यात्रा में जो बैल होते थे जब चलते थे इस्कॉन में 94-95 में, इतने बड़े बड़े बैल, मतलब 7-8 फुट हाइट, उसके सींग इतने बड़े बड़े होते थे। अब के बैल देख लो इतने छोटे छोटे, हाइट भी कम है उसकी 6 फुट, सींग भी छोटे हो गए, किसी के तो सींग ही गायब हो गए, सींग ही नहीं है, मतलब रिड्यूस हो रही हाइट। गृह प्रायेषु आश्रमेषु, और सबसे बेस्ट आश्रम कौन सा माना जाएगा? गृहस्थ आश्रम, बेस्ट आश्रम। कोई सन्यासी बनने जाएगा, क्या करने जा रहे हो, बकवास है। गृहस्थ आश्रम बेस्ट आश्रम माना जाएगा। और क्या है? यौन प्रायेषु बंधुषु, रिलेशनशिप्स किस पे बेस्ड होंगे? सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, यही रिलेशनशिप्स होंगे। बाकी तो फ्रेंडशिप भी उसी पे बेस्ड होगी, मैरिज भी उसी पे बेस्ड होगा, बाकी कोई भी रिलेशनशिप बनाओगे उसी पे बेस्ड होगा। अगर वो नहीं मिल रहा तो टाटा बाय बाय, गुड बाय। अनुप्रायेषु औषधिषु, ये क्या है, कौन बताएगा? जो औषधि हैं वो बहुत, अनुप्रायेषु मतलब होता है इतने छोटे हो जाएंगे प्लांट्स, या अनु का एक और मतलब होता है लुप्त, इतने छोटे हो गए कि अनुप्रायेषु औषधिषु, सारी औषधियाँ प्राय प्राय लुप्त हो जाएंगी। काफ़ी बहुत सारी आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं वो लुप्त हो चुकी हैं आज। वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दी हैं, कौन सी बुक है इसमें डिस्क्रिप्शंस दी हैं? हाँ, द्रव्य विज्ञान में डिस्क्रिप्शंस दी हैं, आपको मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढ लो। मैं एक आयुर्वेदिक के पास गया तो आयुर्वेद ने कहा कि बहुत अच्छी औषधि है, उस औषधि से 1 सेकंड में बुखार उतर जाएगा। वो हिमालय से लाया था, तो कह रहा था अब लुप्त हो चुकी है, अब तो वहाँ पे भी नहीं मिलती, हम तो बहुत मुश्किल से लाए, उसने मुझे दिखाई भी थी औषधि। तो धीरे धीरे औषधियाँ लुप्त क्यों हो रही हैं? पृथ्वी सारी अपने गिफ्ट्स छुपा रही है पाप की वजह से। पृथु महाराज के टाइम पृथ्वी ने ही किया था, पृथु महाराज के टाइम पृथ्वी ने औषधियाँ अन्न देना बंद कर दिया था। तो पृथु महाराज ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा इतने पाप बढ़ गए, मैं इन पापियों को नहीं दूंगी, मैं इन पापियों का पेट भरूंगी, इनके पाप का आधा इफेक्ट मुझे लेना पड़ेगा, मैं नहीं दे रही। तो जैसे जैसे पाप बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे औषधियाँ खत्म हो रही है। अनु का एक और मतलब है कि औषधियों की पावर भी कम हो जाएगी। आज हम आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं, कहाँ ठीक होते हैं बताओ? मतलब प्रिपरेशन भी ख़राब होती है, बट एक्चुअली पावर कम हो गई औषधियों की। क्योंकि मुझे याद है कि एक्चुअली क्या है कि पावर इसलिए भी कम हो गई क्योंकि कंपनीज बना रही है, एक तो बात ये है। और ऑर्गेनिक हर्ब्स नहीं है, क्योंकि जो ये आपका त्रिभुवन कीर्ति रस है उसमें जो हर्ब्स डलती हैं, जब अमेरिका में था मुझे किसी ने दी थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था तो वहाँ मुझे दी थी, उसने खुद बनाई थी, अपने गार्डन में उगा रहा था हर्ब्स, उसने उससे बटी बनाई थी, त्रिभुवन कीर्ति रस बनाई थी, दोनों। हम वैद्यनाथ की भी लेते हैं, उसको खाने से कुछ होता ही नहीं, उसको 4 खाओ तब जाके कुछ होता है, डोज 1 की है। उसको मैंने 1 खाया, उसकी जो हाथ से बनाई है, मेरा बुखार ऐसा उतरा कि 3 दिन ठंड लगती रही, बुखार ही उतर गया, टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापा 97 पहुँच गया। मतलब तब मुझे पावर पता लगी कि खुद से अगर आप उगाओगे, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। खरल वगैरह में बनाते थे। हाँ, सब टाइम भी होता था। अनुप्रायेषु औषधिषु शामी प्रायेषु थाश्नुषु, ये क्या है? शामी प्रायेषु थाश्नुषु, शामी पता क्या होता है? शामी, हाँ, वृक्ष होता है। जितने भी पेड़ है उनकी शामी वृक्ष की तरह छोटी हाइट हो जाएगी। आप देख लेना, शामी वृक्ष छोटी हाइट का होता है। शामी नहीं, शामी जो ये आप खाते हो ना, सामक के चावल नहीं खाते, आई थिंक वही होगा। शामी कुछ और होता है ना, शामी के पेड़ होते हैं, शामी वृक्ष छोटे होते हैं। फिर आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, वही होता होगा बेहतर। विद्युत प्रायेषु मेघेषु, और जो ये तो चलो अलग है, जो बादल होंगे हमेशा उनमें बिजली कड़कती रहेगी, दैट्स। शून्य प्रायेषु सदमसु, ये क्या है? सदमसु क्या होता है? अच्छा, शून्य प्रायेषु सदमेषु, मतलब जो ये जो वर्ड है आपका सदमा कहाँ रहा है वर्ड, कौन बताएगा? हिंट दूं? गुरु पूजा,
सदमा नहीं, आप लोग गाते ही नहीं ना, आप तो गृहस्थ हो। आप गाते हो घर में या नहीं? ये लो, आप लोग गाते ही नहीं गुरु पूजा। लो आप, कोई गृहस्थ गुरु पूजा गाता ही नहीं, भूल ही चुके हैं गुरु को। केवल भक्ति सतमा। सतमा मतलब होता है घर, गुरु के चरण भक्ति का घर है। गुरु पूजा गालियाँ करो भैया, वो तो ही गड़बड़ है। आप लोग गुरु पूजा 2 मिनट लगते हैं, गालियाँ करो, चाहे 8 बजे चाहे 9, जो भी है, एक बार गाना अच्छा। सुबह मंगल आरती है, गुरु पूजा। इसलिए हम मंदिर में किसी गृहस्थ को गुरु पूजा गाने को नहीं बोलते, उसको किसी को नहीं आती गुरु पूजा। खैर वो तो गौर आरती भी नहीं आती लोगों को, गौर आरती भी कौन सा गाते हैं। बट इत्थम कलौ गता प्राय, और कलयुग में क्या होगा? इत्थम गतौ, और इत्थम गतौ और जो क्या कहते हैं, जो लोग होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे? हाँ, वो छोटे छोटे हाइट के हो जाएंगे। खरा धर्मिशु, खरा मतलब होता है गधे, गधे की तरह हो जाएंगे। धर्मिशु, धर्म में कैसे हो जाएंगे? हाइट छोटी हो जाएगी, धर्म में गधे की तरह हो जाएंगे। गधा मतलब आलसी और मूर्ख। जब उनसे धर्म की बात करोगे कलयुग में, कुछ नहीं आता होगा, और अगर बोलो प्रैक्टिस कर लो तो आलस्य। खरा धर्मिशु धर्म त्राणाया सत्वेन भगवान अवतरिष्यति, और फिर कलयुग में बाद में भगवान कली क्या है वो, कल के रूप में अवतार लेंगे। That's all will happen. कहाँ लेंगे? शंबल ग्राम, काफ़ी एड्रेस दिया उनका, बिहार में आएंगे, बिहारी होंगे इंटरेस्टिंग, बट उनके मामू पापा का नाम भी है, सब है। बट अब ये जो भगवान जो अवतार लेंगे वो तो चलो 4 लाख साल बाद लेंगे अभी तो, मगर सिम्टम्स अभी से आना शुरू हो गए हैं। अब जो हमने पढ़ा है सब शुरू तो हो ही गया है, आगे धीरे धीरे यही सिम्टम्स और ज़्यादा डीप हो जाएंगे, और सीरियस हो जाएंगे, और गहरे हो जाएंगे, और चीज़ें आती रहेंगी, और भी आगे दिया क्या क्या होगा। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? ये कलयुग इंटरेस्टिंग है, नहीं इंटरेस्टिंग है। एक बार बच्चों को मैं दिखा सकते हैं भागवतम कितनी प्रासंगिक है कि सारी चीज़ दी हुई है। हाँ, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं, भागवतम ऐसी किताब है कि सच्ची है, घटना है। हाँ, ये दिखा सकते हैं, देखो भी चीज़ें हैं, पहले ही बोल रखी हैं, और देख लो ऐसे ही हो रहा है सब। वो तो है। भागवतम को प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मतलब प्रभुपाद के पर्पट्स में यही यूनिकनेस है कि प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली रखा हुआ है सब। मतलब प्रभुपाद के पर्पट्स में बैंक के बारे में, पेट्रोल के बारे में क्या क्या आ रहा है, किसी कमेंटेटर ने, किसने लिखा है सब? किसी ने नहीं लिखा, प्रभुपाद ने लिखा है पहली बार। प्रभुपाद ने बताया प्रैक्टिकल किताब है, आप देखो काम करती है। ओके, सो वी लैंड अप हियर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।